और आपका बैलेंस 60,000। वो पैसे तो भेज दिया, 1,000 बैलेंस है। ना बॉस ने बोला नहीं मिला जी बहन जी, आपके 600 पुराने बैलेंस हैं। सिर्फ 500 बाकी हैं। क्या मुसीबत है। इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक है, जो करे आपके सारे हिसाब किताब आसान। अब खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का ये साप्ताहिक कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पर सियासी मसले डिस्कस होते हैं और जिसका नाम है नेता नगरी। नेता नगरी में मेरे साथ होते हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार, अवार्ड विनिंग पत्रकार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ENBA का जीतने वाले राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत मुबारक आपको। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिला है क्योंकि बार बार आप कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, तो लोगों को लगा वरिष्ठ यानी सीनियर, तो इतने अगर सीनियर हो गए तो चलो ये अवार्ड छोड़ो, लाइफ टाइम कर देते ताकि वो रिटायर हो जाए। उस दिन आप एक्चुअली लग भी रहे थे वरिष्ठ, जब आपकी वो पहली फोटो दिखाई गई थी ना, ट्रेनी जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया 1988 मैं अपने ग्राम चमारी, पोस्ट चमारी, ब्लॉक कदौरा, जिला जालौन की प्राइमरी पाठशाला में पहली क्लास में पढ़ता था। चलो, तो जब आप पहली कक्षा में थे, मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था। यही तो फर्क है आप में और जनरेशन गैप है, इसीलिए आप हीरो बन गए हैं और मैं जीरो हूँ, क्योंकि नया जनरेशन आपकी तरह देख रहा है। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें कह गई। मैं भी एक अच्छी चीज़ कह देता हूँ। लोग कहते हैं कि राजदीप की क्लास लेते रहते हो, कि ये एडेप्टेबिलिटी जो आपकी है ना, ये कई लोग बात करते रहते हैं कि एक कोशिश करना कि अच्छा मेरी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मराठी आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी ठीक है, पर फिर भी कोशिश करना कि करते हैं, या डिजिटल में भी करना। दिस इज समथिंग वी ऑल कैन लर्न। आप देखिए प्लस माइनस हो सकते हैं, बट दिस इज एक तरह से सौरभ भाई, मैं प्रिंट दुनिया से आता हूँ। जब मैंने शुरुआत की, कोई 24/7 चैनल भी नहीं था। ये एक दिक्कत हुआ करती थी तब, कोई 24 चैनल का नाम ही नहीं था। 24/7 चैनल तो अभी आए हैं 90s के डेकेड में। तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ। जब आप पुराने ज़माने के आदमी बन जाते हैं और नए लोगों को देखते हैं, खासकर आप जैसे युवा पत्रकार को देखते हैं, तो एनर्जी थोड़ी बढ़ती है आपको देखकर। और मैं सोचता, जहाँ मैं आजकल जाता हूँ, कल भी गया था राइट्स के कवरेज में, 2-3 लोग मिले, कहा सर आप वो लल्लन टॉप पे आते हैं ना? तो मैंने कहा वेरी गुड यार। थोड़ी मेरी एक ज़माने में लोग कहते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में आप हैं, फिर कहते थे NDTV, फिर कहते थे CNN, IBN, इंडिया टुडे, अब लल्लन टॉप। ज़िंदगी चलते रहने, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। आप एक ना ऐसे लाल बत्ती रखा करो उस पे, वो जैसे ही वो गाने की वार्निंग आने लगे ना, वो लाल बत्ती घूमने। चलिए ये गाना मेरे ज़माने का है, परिचय पिक्चर, जितेंद्र, जया भादुरी, साउंड ऑफ म्यूजिक का इंडियन वर्जन बाय गुलजार। क्या बात। आप 71 में कहाँ थे? अपने आगमन की तैयारी कर रहा था 12 बरस बाद। चलिए, ये 71-72 का पिक्चर है, आपके ज़माने का पहले का पिक्चर है जी। चलिए नेता नगरी शुरू करते हैं। सबसे पहले सियासी सुर्खियां। पहली सुर्खी दिल्ली से है, जहां पर दंगों के चलते अब तक, यानी शुक्रवार की शाम जब हम नेता नगरी का ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 37 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, और पुलिस का भी आंकड़ा माने तो भी 150 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली से ही दूसरी सुर्खी है, सियासत सब तरफ जारी है। दिल्ली पुलिस की लापरवाही, केंद्र ने देर से दखल क्यों दिया, अरविंद केजरीवाल सरकार सोती रही क्या, नेताओं पर इल्ज़ाम, कपिल मिश्रा का भड़काऊ बयान, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सिर्फ दंगाइयों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वहशियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी हैवानियत के बीच कुछ इंसानियत की कहानियां भी हैं, उनकी बात करेंगे। फिर बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके भारत दौरे के बारे में, जो उनका अहमदाबाद में स्वागत हुआ, भाषण हुआ, उसके बाद दिल्ली में जो बातचीत हुई, दस्तखत हुए, या उसके बाद के बयान हुए, देशी और विदेशी मीडिया ने जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी बातचीत जो होगी वो बिहार की होगी, 2 वजहों से। एक, बिहार में इस राज्य के आखिरी में चुनाव है। दूसरा, बिहार में दिलचस्प पॉलिटिक्स हो रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, बंद कमरों में गुफ्तगू हो रही है, फिर NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा है,
और अब तो बिहार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग कर दी है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं नीतीश नेता नंबर 1 हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नीतीश सेकुलर हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे एनडीए के नेता हैं, सुशील मोदी का अपना दावा है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी खबर, दिल्ली का दंगा। क्या कहें सौरभ भाई, मुझे लगा था एक ज़माने में कि ये दंगे जो होते हैं वो हमने पीछे छोड़ दिए। हाँ, कि इस तरह के दंगे खास करके बिल्कुल सांप्रदायिक पुराने स्टाइल, एक तरफ एक समाज, दोनों तरफ पगलाई भीड़, जो चपेट में आ रहा है उसको मार रहे हैं निर्ममता ये से। और देखिए लोग पूछते किसने शुरुआत की, शुरुआत की बात नहीं है, पिस गया आम आदमी। कल जब मैं था, किसी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा नेता एक तरह से आग शुरू करते हैं, जलते हैं हम, और यही हुआ है। जो नफरत की भावना लगातार है, और ये मैंने एक अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिखा है जो कल चलेगा हिंदुस्तान टाइम्स में, राइट वॉज वेटिंग टू हैपन, ये दंगा होना ही था। जिस तरह का माहौल बना है, मुझे लगा एक ज़माने में कि हमने, जैसे मैंने कहा, इस राजनीति, ये दंगे की राजनीति से हम हट गए हैं। हकीकत ये है सौरभ, ज़मीन पर बहुत नफरत फैल गई है, बहुत जहर है, बहुत अविश्वास है, छोटी सी। और हमने ये बात एक बार लल्लन टॉप पर कही थी कि एक ज्वालामुखी पर हम बैठे हैं, कहीं से चिंगारी पिट जाए और क्या हो जाए कौन जाने, और वही हुआ है। अब इसका क्या कारण है, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि पिस गया तो आम आदमी। आप ग्राउंड पे गए राजदीप, क्या देखा? मैंने देखा वही कि कई लोग जो हैं, दोनों समुदाय के, बहुत नुकसान पहुंचा है। लोगों की गाड़ियां फूकी गई, लोगों के टायर फैक्ट्री, घर। एक कमल शर्मा रेस्टोरेंट ओनर मुझे मिला, उसका रेस्टोरेंट खत्म हो गया, उसके पास इंश्योरेंस नहीं था। दूसरी तरफ, उसी रास्ते के दूसरी तरफ, वो भजनपुरा में रहता है, दूसरी तरफ चांदबाग में एक भुरे खान करके आदमी मुझे मिला, नवाज भुरे खान, उसका जो फ्रूट का दुकान था और उसके साथ उसका घर था, वो बिल्कुल जल गया। पूरे उसने अपनी लाइफ की कमाई डाली थी उसमें, और उसके साथ और कमल के साथ जो, क्या कहें, कुछ तो कर नहीं सकते हम। जिंदगी उनकी चली गई है, हम तो मीडिया वाले हैं, हम स्टोरी करके निकल जाएंगे, दर्द तो उन्हीं का है। और उस माहौल में मुझे लगा कि एक तरह से, किस तरह से कमल शर्मा और ये भुरे खान, इन दोनों की जिंदगी कौन एक तरह से सही राह पर ले पाएगा, बहुत मुश्किल है। तस्वीर देख रहा था, सीटी स्कैन जैसा, उसके सर में वो एक ड्रिल करके मशीन डाल दी गई। मतलब किसी की शादी हुई तो नाम पूछा, गोली मार दी। देखिए यही मैं कह रहा हूं ना, हमें। और उसका फिर दूसरा वो क्या नाम है उस लड़के का, वो शाहरुख, वो बंदूक लहराता हुआ एकदम फायर कर रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं, लग ही नहीं रहा ये देश की राजधानी है। क्या पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस का रोल क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, क्योंकि दे आर द मेन कल्प्रिट। मेरे नाना जो थे वो आईपी, इंपीरियल पुलिस जिसे कहते हैं, आईपीएस के पहले 1942 या 43 के काडर के ऑफिसर थे। वो हमेशा कहते थे, अगर आप कोई पुलिस अफसर या पुलिस यंत्रणा अगर चाहे तो कोई दंगा नहीं होगा। ट्रू। और ये इस देश का इतिहास है। अगर लिया ना, 4 दिन बाद तो कंट्रोल किया ना उसी पुलिस ने। अगर आप पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे और वार्न करें कि आपको करना ही है, किसी भी हालत में दंगा रोकना है, रोक सकते हैं। जो वहां के पुलिस अफसर है बिल्कुल सक्षम है करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है या तो इनकॉम्पिटेंस होती है, यानी आप बिल्कुल फेल होते हैं, या आप कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं कि आपको चाहिए कि ये दंगा हो। ये इन दोनों चीजों, कभी कभी दोनों चीजें होती है, लेकिन या तो फेलियर है, इनकॉम्पिटेंस है, या आपके कहीं ना कहीं मिले जुले होने की शंका है, कॉम्प्लिसिटी है। कुछ तो है कि पुलिस जो है, और ये लगातार हो रहा है। हमने देखा है जब भी दंगे होते हैं पुलिस पर शक होता है कि पुलिस का रोल क्या है। क्या पुलिस भी उसी सांप्रदायिक दंगों की तरह एक तरह से उसी विभाजित समाज के साथ जुड़ गई है, एक तरफा करती है, या पुलिस कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वो तैयारी नहीं थी कि इतना भयानक दंगा हो सकता है। तो या तो सोमवार के दिन पुलिस, मुझे लगता है, बिल्कुल इल प्रिपेयर्ड थी, तैयार ही नहीं थी कि इतना बड़ा दंगा, और मंगलवार के दिन सवाल उठते हैं क्या पुलिस एक तरफा कर रही थी। और
मुझे लगता है इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज, आजकल सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक किसी इंस्टीट्यूशन को ये मामला देखना पड़ेगा। और हमने बात की है पहले भी पुलिस रिफॉर्म की। जब तक आप इस पुलिस सिस्टम को, पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है, उससे आप सेपरेट नहीं करोगे, उन्हें वाकई कोई स्वतंत्रता नहीं दोगे, ये होता ही रहेगा। क्योंकि पुलिस को लगता है कि जो हमारे बॉस है, जो कहते हैं, भाई कई लोगों ने मुझे कहा कल कि पहले दिन पुलिस ने कहा हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैंने कहा लेकिन पुलिस को तो मालूम है, एक तो इंस्ट्रक्शन हमेशा है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो आपका दायित्व बनता है। नहीं हमारे पास लोग मुझे कह रहे थे, हम पुलिस वालों के पास जा रहे थे, वो कह रहे इंस्ट्रक्शन नहीं। आज नरेश गुजराल ने चिट्ठी लिखी है पुलिस कमिश्नर को। नरेश गुजराल राज्यसभा के साथ अकाली दल के हैं, अकाली दल से जुड़े हुए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है, सौरभ, कि मैंने, कुछ लोग आए थे, मुझे कह रहे थे, वह डरे हुए थे, कुछ लोगों ने उनका वहां तूफान की खबर आ रही थी। नरेश गुजराल ने पुलिस से बात की, कहा प्लीज हेल्प करिए, लेकिन पुलिस गई नहीं वहां। यही तो सवाल है। सांसद की भी नहीं सुन रहे हैं, सांसद की भी नहीं सुन रहे। और एक कोई बुजुर्ग मुझे मिला था, उन्होंने कहा ये बात जो है, बाकी छोड़िए, 84 में एक ही समुदाय को एक तरह से टारगेट किया गया था। इस समय दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों के तो दंगा था। लेकिन एक बात तब की भी थी कि पुलिस का रोल, उन्होंने कहा मैंने तब भी पुलिस को देखा और अब भी फर्क नहीं दिखता मुझे, कि पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरह से जो कहे वही पुलिस करती है और लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल एक तरह से नाकाम हो जाती है। 4-5 चीजें हैं राजदीप जो मुझे लगता है कि एक साथ हुई, मतलब उनकी क्वांटिटी इज डिबेटेबल। एक कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका पूरा फोकस जो ट्रंप का आगमन, ट्रंप का वो 2 दिन तो वो रहा मामला। अमूल्य पटनायक, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर एंड रिस्पेक्टेड क्राइम रिपोर्टर। उन्होंने कहा ही इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर which Delhi police ever had. Most incompetent. Yes, he repeated this word. वो रिटायर हो रहे हैं कुछ दिनों में। आप जामिया वायलेंस देखिए, जेएनयू वायलेंस देखिए, उसके बाद के केसेस देखिए, और यहाँ पे एब्सोल्यूट फेल्योर ऑफ दिल्ली पुलिस, एज यू राइटली मेंशन, की इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। सेकंड नंबर थिंग, थर्ड नंबर थिंग, दे आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, बिल्कुल, और वो सड़क पे उतर के कह रहा है कि मुझे पीएम साहब और एचएम साहब ने कहा तो मैं आ रहा हूं, अब सब ठीक होगा। वही पैरामिलिट्री है, वही सब कुछ है, सब ठीक हो जाता है। आप शूट एंड साइट की ऑर्डर, कोई भी दंगाई हो, आप डे 1 से क्यों नहीं देते? दंगाई गोली से मरेंगे, कितने लोग दुख मनाएंगे, कितने मरेंगे? अब यही पॉइंट जो आपका आखिर है, मैंने किसी से पूछा सरकार में, और मुझे एक इस तरह का मैसेज मिला कि सोमवार के दिन ट्रंप की विजिट थी, ट्रंप आ रहे थे, मंगल को दिल्ली आ रहे थे, सोमवार को अहमदाबाद, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था, या बहुत बड़ा एक तरह से उनका स्वागत होने वाला था। उस बीच अगर हम शूट एट साइट ऑर्डर दे देते तो मामला बिगड़ सकता था। तो मैंने कहा मामला तो बिगड़ ही गया वैसे। नहीं, मर चुके हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि हम नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने क्या, ये क्या बात है? अगर लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, फेंक दिया नाले में उसके। मैंने कहा ऐसे समय में अगर आप मुझे कहेंगे कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ये बात ही क्या हुई? यानी कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र, जैसे मैं कहा, कमजोर भी पड़ गई, और एक तरह से उन्होंने रिस्क लेने की वजह, न लेने की वजह से स्थिति को और भी बिगाड़ा, और मंगलवार को स्थिति और बिगड़ गई और लोग रास्ते पर आ गए। क्योंकि हमेशा इस तरह के दंगे में आप देखेंगे अटैक और रिटेलिएशन होती है। कोई कुछ कहीं आगजनी कर लेता है तो दूसरी तरफ से उसी तरह से बदले की भावना से लोग आ जाते हैं। मैंने ये पहले भी देखा है, पहली बार नहीं देखा है। अब मुझे डर की बात है, तब तो सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था। 92 में मैंने जब दंगे कवर किए मुंबई में, अब सोशल मीडिया है, वहां अफवाहें फैलती है, व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें फैलती है, तो पूरा जो माहौल है और भी एक तरह से जल्द बिगड़ जाता है। हर चीज रियल टाइम में हो रही है और वो इमेजेस चल जाते हैं, कोई गोली चला रहा है, इमेजेस चल रहे हैं, खबरें आ रही हैं व्हाट्सएप पे, एकदम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा है, नाम पूछ के कि अच्छा ये जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं, यहां जाइए, वहां से भी जाइए। और आपने सही कहा, देश के आईबी चीफ को
देश के आईबी चीफ को दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में बैठ के मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। नहीं, जो आपने कहा कि एनएसए खुद अजीत डोभाल को खुद जमीन पर उतरना पड़ता है, और यही मेरे नाना एक जमाने में कहते थे, अगर मैं वो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी रहे, उन्होंने कहा ऐसा होता था कि जो टॉप ऑफिसर थे वो तुरंत जमीन पर जाते थे। जिस दिन मैं था वहां जो स्पेशल कमिश्नर बने लॉ एंड ऑर्डर, जो शायद अगले सीपी बनेंगे एसएन श्रीवास्तव, वो खुद चल रहे थे। जैसे बड़े अफसर आते हैं, फिर बाकी सब पुलिस अफसर आते हैं, पूरी यंत्रणा में पकड़ आती है, और जिस तरह से उन्होंने 1-2 घंटों में पूरे उस एरिया में, मौजपुर में एक तरह से उस एरिया को संभाल लिया। अगर सीनियर ऑफिसर आ जाते जमीन पर और पूरी फोर्स के साथ आते, क्या है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सब होते हैं, ये कहा गया मुझे, मैंने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आपके पास रैपिड एक्शन फोर्स है, आपके पास काफी लोग तैनात है, सीआरपीएफ है, आप कुछ भी कर सकते थे। फिर मुझे कहा गया हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा हो सकता है, यानी इंटेलिजेंस फेलियर था। You lost control over some areas of national capital of this region. देखिए सौरभ, and you are saying हमको नहीं लगा, क्योंकि क्या हुआ बताइए, अगर आप देखें ये रविवार के दिन कुछ हद तक पथराव होता है एंटी सीए और प्रो सीए प्रोटेस्टर्स में 2-3 जगहों में, और उसके बाद हल्की एक शांति होती है, अनईजी काम जिसे कहते हैं, तनाव है लेकिन शांति है। अब वो पुलिस अफसर मुझे कहता है हमें लगा सोमवार हो गया, अब तो ट्रंप विजिट है, अब कुछ नहीं होगा सोमवार में। यानी ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको ये बात पता नहीं थी कि सोमवार के दिन लोग इतने बड़े तादाद में वहां जमा हो गए। ये क्या मतलब है? यानी आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपके कोई इंटेलिजेंस, आपके ग्राउंड इंटेलिजेंस, आपके एसएचओ आपको बता देते, क्यों एसएचओ जानता है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। एसएचओ, बीट कांस्टेबल, इतने सारे बीट सिस्टम आपकी खत्म हो रही है, बीट सिस्टम आपकी कमजोर हो रही है। एक बड़ी बात जो पहले हुआ करती थी पुलिस में कि बीट सिस्टम हुआ करती थी, जिस तरह से रिपोर्टिंग में रिपोर्टर खत्म हो रहा है, उसी तरह से बीट कांस्टेबल एक तरह से खत्म हो रहा है। यानी इंटेलिजेंस नहीं थी कि इस तरह से, क्योंकि देखिए एक बात है सौरभ, मैंने नहीं देखा किसी दंगे में इतना बंदूकों का इस्तेमाल होता है, गन्स, कितने लोगों को बुलेट वुंड्स आए हैं। नॉर्मली जो हुआ करता है स्टैब वुंड्स हुआ करते थे, छुरी से मारते थे, छुरी पत्थर। मुंबई में तो यही हुआ था 92-93 में, इस बार बुलेट वुंड्स हुए हैं। यानी तैयारी थी, पेट्रोल बॉम्ब जिस तरह से टारगेटेड हुई है दोनों समुदाय के एरियाज में, टारगेटेड हुए, किसका दुकान किस समुदाय से है उसके पास जाओ, वहां आगजनी करो, और ये लगातार कई घंटों तक होता है और आप रोक नहीं पाते हैं। यानी इट इज अ क्लियर मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंस फेलियर। आपने सही कहा, जो आप वो पत्रकार ने आपको, इनकॉम्पिटेंस है, ये आपकी विफलता है, और आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और जवाबदेही किसकी होगी? मुझे डर यही है, जामिया हुआ, जेएनयू हुआ, अब ये होता है, जवाबदेही कौन किसकी होगी? क्योंकि आप नहीं, जवाबदेही होती है तो फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। बिल्कुल, किसका रेजिग्नेशन लेंगे, किसकी जवाबदेही यानी किसका रेजिग्नेशन। पहलू ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार है जी, उस सरकार ने भी निराश किया है, लोगों का स्पष्ट कहना है। इनकॉम्पिटेंस उनका भी दिखा है, क्योंकि उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। 129 एंड 130 के तहत जो मजिस्ट्रेट हैं, जो सिविलियन उसका हिस्सा होते हैं, दे कैन इंस्ट्रक्ट द पुलिस फॉर लॉ एंड ऑर्डर, दे कैन कॉल फॉर मोर फोर्स। इसके साथ ये राजघाट पे जाके बैठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरे राजघाट जिस व्यक्ति के नाम पर बना है, जिस महात्मा गांधी के नाम पर, इस देश में जब दंगे हो रहे थे विभाजन के समय, तो वो नोआखली में थे, कहीं बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। देखिए सौरभ भाई, अमित शाह जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिसे कहते हैं बहुत ही मजबूत गृह मंत्री है, वो कमजोर पड़ गए। अरविंद केजरीवाल जिसे हम कहते हैं अभी लोकप्रिय नेता हैं, वो कमजोर पड़ गए। पूरी यंत्रणा कमजोर पड़ गई। ये जानिए, हम एक दूसरे के रेजिग्नेशन मांग सकते हैं, लेकिन यंत्रणा जो है वो कमजोर पड़ गई। आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं। अब कई जगह जहां मैं कल गया, लोगों ने कहा हमारे एमएलए नजर ही नहीं आए। अब बीजेपी के काउंसिलर है, कई जगह वो बीजेपी के काउंसिलर नजर नहीं आए, क्योंकि उनकी वहां मेजॉरिटी है। अब उन 10 सीटों में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं, जहां दंगे हुए हैं, 4 बीजेपी के एमएलए विधायक हैं, 6 आम आदमी पार्टी के हैं। देखिए हर पार्टी, हर they all failed the people of Delhi miserably। बिल्कुल, अगर हम इन्हें 10 में से
एक मार्क भी दे ये भी मुश्किल से होगा, 1 या 2 मार्क दे पाएंगे। मैं 1 और 2 नंबर दूंगा दिल्ली के उन सिटीजन्स को जिन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा, प्रोटेक्ट किया, हेल्प की। नहीं, मैं कल एक ऐसी जगह गया और वहां मुझे अच्छा लगा, चांद बाग में ही एक गली में एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है जी। वहां एक पंडित जी मिश्रा जी भी मुझे मिले और एक कोई मोहम्मद, एक पुराने काउंसलर थे। उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। उस एरिया में ना मंदिर पर आंच लगने दी, ना उस मस्जिद पर। अब अगर उसी तरह से कोई अमन शांति की कमेटी बनती तुरंत, या लोग वहां सड़क पर आते, देखिए जब कोई इस तरह की घटना होती है वहां के लोग जो हाजी भाई हम अपने इलाके में नहीं करने देंगे। हाँ, यही तो बात है। जो सब लोग कह रहे हैं ना, बाहर से भीड़ आई, उस भीड़ को आपने दाखिल होने दिया, आपने सर उसी चांद बाग में जहां पूरी तरह पथराव हो रहे थे, गन शॉट्स हो रहे थे, लोग मरे हैं, आईबी ऑफिसर की जान चली गई है, उसी एरिया में एक गली में कुछ नहीं हुआ। क्या वजह है? क्योंकि वहां के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम हमारे एरिया में कुछ होने नहीं देंगे, और उन्होंने एक ने कहा हमारा धर्म इंसानियत है। मुझे रोना आया कल जब मैंने वो सुना। अगर एक एरिया में हो सकता है तो पूरी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? और जवाबदेही किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको खौफ की बात बताएं राजदीप, हमारे एक साथी हैं क्रिकेट के, हमारे रिपोर्टर हैं विपिन, तो ही लिव्स इन सीलमपुर। तो बड़े परेशान से आए सोमवार के रोज़, बोले सर मुझे जाना पड़ेगा, और हमारी गली में 4-5 फैमिली और बाकी फैमिलीज डर की वजह से चली गई। तो एक होता है कि आप डर के बारे में रिपोर्ट करो, टीवी पर देखो, आपके लिए वो खबर हो। एक होता है कि यू फील इट इन योर न्यूज़ रूम, क्योंकि आपके साथ का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, और ये बहुत ही प्राथमिक लेवल का डर है। बिल्कुल। वो गया घर, अपनी फैमिली को वहां से मूव करके ले आया, ग्रुप में सबने लिखा कि आप हमारे घर आ सकते हैं। आप सोचो, ये डर का शुरुआती लेवल है। फिर डर उनका जो घायल हुए, जो गंभीर घायल हुए, जो मरे, जिनके घर वालों को पता नहीं है, 2-2, 3-3 दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। सौरभ, मैंने ये पलायन जो है 92-93 में मुंबई में भी बहुत देखा, क्योंकि वहां भी कई लोग बाहर से आते हैं, और इस एरिया में भी कई लोग उत्तर प्रदेश बिहार से और फिर हमारे सब गए। कल मुझे एक लड़का मिला, मैंने देखा बैग पैक करके, जब मैंने कहा जब सर मैं बरेली जा रहा हूँ, वापस आओगे? और कहाँ जाऊंगा मैं, तो वापस भी आना है। और उसी इलाके एक, फिर हम कहते हैं कि घेटो बना के क्यों रहते हैं, सब एक कास्ट के, एक कम्युनिटी के एक साथ। सर मैं, वो एक भूरे खान ने जो कहा, वो उसकी जो फ्रूट की दुकान है जो जल गई, घर जल गया, मैंने कहा आप करोगे क्या, कहाँ जाओगे आप? नहीं कही सर ये कैसा सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ, रहूँगा तो यही, और कहाँ जाऊँ? तो ये सबसे बड़ी एक डरावनी बात जो मैंने हमेशा जो मुझे, मैं उसे किस तरह से कहूं, कि पड़ोसी पर जब पथराव करता है तो इसका मतलब क्या है? पड़ोसी पथराव करता है, या पड़ोसी चुप रहता है कि कोई बाहर से भीड़ आके पड़ोसी पथराव कर रही, तो वो भी उतना ही गड़बड़ है। सर ये बाहर से आई, कुछ लोग आए बाहर से, कुछ वहां तो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी थे इस बात आज में। वो आम आदमी पार्टी काउंसलर है ताहिर हुसैन, उन पे इल्जाम लग रहे हैं, उनके ऊपर बम रखे हुए थे उनकी छत पे, वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम चले आए। कपिल मिश्रा आज शांति की अपील कर रहे हैं बीजेपी के, जबकि बीजेपी के ही एक दूसरे नेता का उदाहरण है जिसने मुस्लिम लोगों की मदद की। तो आप कौन से एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं? दोनों बात कहूं, ताहिर के घर में गया था जो काउंसलर है, उसके वीडियोस जो हैं उससे साफ है उनके टेरेस से पेट्रोल बम फेंके हैं जी। अब ताहिर का मुझे कहना है कि मुझे पुलिस वहां से ले गई 8 बजे मंगलवार को, उसके बाद हुआ। मैं था ही नहीं, ये हो, पर मैंने कहा आपके घर में कैसे घुस गए इतने लोग? उसने फिर वीडियो दिखाया किस तरह से मैं लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे घर में ना घुस आए, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आपके घर के टेरेस से ये क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ताहिर पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जांच के बाद एफआईआर अगर लगे और उनको अरेस्ट करना पड़े तो करना ही चाहिए। जैसे केजरीवाल कपिल मिश्रा है, डीसीपी के बगल में खड़े होकर धमकी दे रहे हैं। अब उनको पुलिस कह रही है कोर्ट में कि साहब इंटेलिजेंस, अरे आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, इससे बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट क्या कहेगा? एक नेता आपके बगल में खड़ा होकर धमकी दे रहा है। देखिए 2 तरह के लोग मुझे मिले, कुछ लोग मिले जो कह रहे नहीं, कपिल मिश्रा जी जो कहा सही कहा कि ये एंटी सीए प्रोटेस्ट बहुत हो गए, शाहीन बाग हम यहाँ होने नहीं देंगे, ये भी मिले। अरे सर आप फोर्स को भेजो, हटाओ, पर ये 37 लोग जो मर गए दोनों तरफ, साथ साथ कई लोग मिले जिन्होंने कहा कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण, इससे डर का माहौल फैल गया और लोगों डर और गुस्सा भी आ गया और उसके बाद रिएक्शन आ गया। देखिए सवाल
यह है कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। सवाल यह है कि ताहिर के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करें जरूर करिए, बट कपिल मिश्रा के खिलाफ भी करिए। दोनों में एक तरफा तो नहीं हो सकता है। और अरेस्ट करिए। मैं कहता हूं मुंबई राइट्स में यही हुआ, लोग अरेस्ट नहीं हुए। हेट स्पीच, जो नफरत की जो बयानबाजी होती है, अब कोर्ट क्या कहती है, हम अप्रैल में डिसाइड करेंगे, और पुलिस कहती है ये समय नहीं है एफआईआर का। ये क्या बात है? यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, एक और दूसरा भी बचता है कि एफआईआर का समय। और मुझे दुख होता है कि आज अमन कपिल मिश्रा जिस अमन शांति की बात कर रहे थे उसमें क्या कह रहे हैं कि रतन लाल जो कांस्टेबल है और ये अंकित जो है आईबी ऑफिसर, इनके मौत को लेके हम दुख प्रकट करना चाहते हैं। सर 35 लोग मरे हैं, 37 नंबर बढ़ते जाएंगे, उसमें दोनों समुदाय के लोग हैं जी। मैं चाहता हूं आप दोनों समुदाय के लोगों के लिए अमन की बात करें। फिर मुझे कहा नहीं, लेकिन उनमें से कई लोग दंगाई हैं। मैंने कहा कैसे आपको मालूम कि जितने भी मर गए सब दंगाई हैं? कैसे मालूम? ये जो एक माहौल बना है ना, ये नफरत का माहौल बना है सौरभ, और ये बढ़ेगा। जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर आजकल देखता हूं बातें, जो व्हाट्सएप पर वीडियोस चल रहे हैं, सिलेक्टिव वीडियोस, हमको इतने वीडियो ये दिखा के ये दिखाओ तो जाने, वो दिखाओ तो जाने। किसी ने मुझे, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि डू यू रियली वांट लल्लन टॉप, कि उसको सोशल मीडिया पे जो भी मिले वो दिखाए। किसी ने मुझे पूछा 92-93 में आपने रिपोर्टिंग की, 2002 और अब में फर्क क्या है? मैंने कहा एक ही बात है, तब सोशल मीडिया और ये इंटरनेट और ये व्हाट्सएप का इतना प्रभाव नहीं था। अब हर चीज जो है, छोटे छोटे वीडियोस चल रहे हैं, सिलेक्टिव वीडियोस, ताकि नफरत और फैले। एक ग्रुप वो वीडियोस दिखाएगा जहां कोई जय श्री राम के नाम लेकर ये हिंसा कर रहा है, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर नाम लेकर जो हिंसा कर रहा है। मैंने कहा देखिए, ये दोनों जो हैं, ये धर्म के नाम पे अधर्म के रास्ते पर आ गए, हिंसा के नाम पर। लेकिन अगर आप इसी तरह से सिलेक्टिव वीडियोस दिखाएंगे, क्या दर्शन, मैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है। मैंने कहा मुसलमानों की जाने के हिंदू के प्रोग्राम नहीं है, और मैंने कहा दोनों समुदाय की दंगाई, मैंने कहा दोनों समुदाय के निर्दोषों को टारगेट किया है। मैंने कहा अगर प्रोग्राम चाहिए चलिए 84 में 84 प्रोग्राम था जहां पे एक समुदाय को टारगेट किया गया। एक बात है पुलिस का रोल, पुलिस की जो एक तरह पक्षपात, पुलिस की लीडरशिप, लापरवाही साफ दिखी। लापरवाही पक्षपात भी है। जस्टिस मुरलीधर के बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी बात आपने कही। देखिए 12 तारीख को जस्टिस मुरलीधर, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है। ऑर्डर्स आते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पर। वो मामले की सुनवाई, ये जो नफरत की भावनाएं हैं, जिस तरह से दिल्ली का माहौल बन रहा है, बुधवार को टाइट किया उन्होंने सरकार को टाइट मंगलवार रात, और उन्होंने रात को एक तरह से कहा कि आपको कमेंडेबल जॉब, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए था, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आदेश की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को मेडिकल रिलीफ देंगे, अस्पताल में जाने देंगे, पूरी जो एक तरह से उन्होंने आड़े हाथ पुलिस को लिया। उसी शाम को आप उनका ट्रांसफर, जो 12 फरवरी को ऑर्डर आए थे, उसको नोटिफाई करते हैं। मैं पूछता हूं क्या टाइमिंग है आपकी? ये तो विपक्षी दल पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूछना ही पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि आप देख, बिजनेस एज यूजुअल। सर बुधवार को आप पुलिस को आड़े हाथ लेते हैं, एक दिन बाद आप पुलिस को ढील देते नहीं, 4 हफ्ते बाद आप आ जाओ। सर मैं कोई यू थिंक देयर इज अ डिजाइन? सर मैं आजकल कोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन सवाल तो उठेंगे, सवाल उठाना वाजिब है कि किस तरह से हमारी, और मैं नहीं उठा रहा, सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं नेता उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उठा रहा है। जिस तरह से मुरलीधर जी का ट्रांसफर हुआ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये ट्रांसफर क्यों किया गया? क्या ये इस वजह से क्योंकि आप डरते थे कि इनके पास कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव केस आए? क्या वजह है? देखिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन जो है वो कमजोर हो, जिसमें मीडिया भी है। जी बिल्कुल। देखिए 3 महीने से कुछ चैनलों ने जो नफरत फैलाई है, जिस तरह कपिल मिश्रा, आप और हम आज बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ चैनल तो उनको हीरो बनाकर रखे हैं। ये किस तरह से चलेगा? कपिल मिश्रा हीरो नहीं है और वारिस पठान हीरो नहीं है। मैं तो हमेशा दोनों को एक तरह से उन पर कार्रवाई कीजिए। दोनों ने नफरत की बात की है, और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये माहौल इसी तरह से रहेगा। बहुत ही दुखी है। बिल्कुल, ये तो कलंक है दिल्ली के माथे पर, और सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के माथे पर। और ये जवाबदेही लगातार मांगी जाती रहेगी, क्योंकि ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है।
गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन गुस्सा आता है। समय की कमी है राजदीप, इसलिए दूसरे विषय की तरफ बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा, वो एक जो अंग्रेजी में आप लोग वर्ड यूज करते हैं टेक अवे, क्या है टेक अवे? क्विक रिमार्क। देखिए, टेक अवे तो एक है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो मजबूत हैं, लगातार हो रहे हैं और मजबूत हो रहे बिल हैं। क्लिंटन के टाइम से शुरू हुए, जॉर्ज बुश, बिल्कुल, अटल जी, मनमोहन जी और अब मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्रेडिट दूंगा नरसिम्हा राव को, उनके जमाने से ये शुरू हुआ। उन्होंने बहुत, तब एक ऐसा माहौल बना था, हम रूस के बहुत नजदीक हुआ करते थे कोल्ड वॉर की इरा में, अब वहां से इकोनॉमी खोली, इजराइल को मान्यता दी, वो सारी बिल्कुल। और उसके साथ साथ अब मोदी जी ने वो जो रिलेशनशिप है उसे आगे ले गए हैं। और ट्रंप और मोदी की जो पर्सनल रिलेशनशिप है उस पर बहुत कुछ निर्भर है। सवाल यह है कि हमें कुछ ज्यादा इस विजिट से मुझे नहीं लगता मिला। डिफेंस डील एक बड़ा मिला है, माहौल अच्छा बना है, और अगर ट्रंप नवंबर में जीतते हैं तो मुझे लगता है जरूर ये रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ सकती है। ये बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरा अहमदाबाद में कार्यक्रम किया, उसके बाद में दिल्ली, उन्होंने एक अच्छा इवेंट किया, मानना पड़ेगा। उन्होंने ट्रंप जी को एक तरह से जो स्वागत ने जिस तरह से कहा कि ये इंटरनल मैटर है, ये वो सब ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा इंडिया इज अ नेचुरल अलाय डेमोक्रेसीज, पर मुझे दुख लगता है कि ये सब हैदराबाद हाउस में हो रहा है, पूरे शान से हो रहा है, और वहीं 15-20 किलोमीटर में जो भजनपुरा और चांदबाग में हो रहा है या मौजपुर में हो रहा है। ये देखिए, यही तो मुझे दुख है कि फोकस तो होना चाहिए था। आज इस हफ्ते की टॉप स्टोरी होनी चाहिए थी ट्रंप विजिट। अब दुनिया के अखबारों में क्या दिखाई जा रहा है? आज बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के डेमोक्रेट कंटेंडर हैं, उन्होंने कहा क्या हो रहा है आपके देश में, एंटी मुस्लिम सब चल रहा है। देखिए, एक तस्वीर बन गई हमारी कि यहाँ इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, यहाँ कोई एक समुदाय के खिलाफ पूरा सिस्टम बन गया है। ये अच्छी बात नहीं किसी देश के लिए, खास करके भारत, ये गांधी का देश है। अब गांधी के देश में हम पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये दुख की बात है। और इसी वजह से ट्रंप विजिट पर जितना हमें अटेंशन देना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये एम्बैरेसमेंट है मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है ये। नेता नगरी का अगला सेगमेंट, हफ्ते की हस्ती। इस हफ्ते की हस्ती राकेश मारिया। हम थोड़ा लेट ले रहे हैं, लेकिन चूंकि राकेश की किताब आई, लेट मी से इट नाउ। Have you met him? What do you think of him? His impression, the way he clarified शीना बोरा वाले में, फिर उन्होंने बताया अजमल कसाब वाले में पाकिस्तान का क्या प्लान था कि उसको हिंदू टेररिस्ट के तौर पे प्रेजेंट करे, इसलिए कलावा बांधा था और फर्जी आई कार्ड डाला था। तो काफी रिवेलेशंस हैं। मैंने और मुंबई टेरर अटैक में भी इन्वेस्टिगेशन को कर रहे थे। ये किताब मेरे घर पर पहुंच गई है, मैं इसे पढ़ने वाला हूँ इस हफ्ते। नहीं आपने, लेकिन मैं राकेश मारिया को जानता हूँ, और मेरी जानकारी, क्योंकि हमने दंगों की बात की, वहीं शुरू हुई 92-93 दंगे में। वो बैंड्रा एरिया का जो वहाँ के वो डीसीपी या एसीपी थे वहाँ के, और इसके बारे में सुकेतु मेहता ने भी अपने मुंबई की किताब पर लिखा है। तब उन्होंने राकेश मारिया की एक छवि हुआ करती, बहुत ही मजबूत टफ अफसर है, मेरे ही कॉलेज से आते हैं, मेरे सीनियर हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज से आते हैं, लेकिन उनकी एक छवि थी कि एक टफ यंग ऑफिसर की। क्या हुआ कि धीरे धीरे एक के बाद एक कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ गई, जिसमें मुंबई टेरर अटैक हो या ये जो पीटर मुखर्जी और का केस जो है जो चल रहा है। 26/11 के दौरान तो वो साइडलाइन हो रखे थे ना, साइडलाइन हो रखे थे, लेकिन सवाल उठा तब कि क्या रोल था, क्या उन्होंने किस तरह से क्या सिग्नल दिए। हेमंत करके ये जो अशोक का दो जो अफसर हैं उनमें से एक की वाइफ ने किताब लिखी जहां उन्होंने राकेश मारिया पर कुछ सवाल उठाए उस किताब में। फिर पीटर मुखर्जी और क्या उसकी शीना बोरा मर्डर केस, शीना बोरा मर्डर पे केस पर कि राकेश मारिया पर ने क्या वो मामला छुपाने की कोशिश की, राकेश ने किसी और अधिकारी पे डाला क्या, और उन्होंने सफाई दी है। मुझे लगता है देखिए राकेश इवेंटफुल पुलिस करियर, इवेंटफुल, और एक जमाने में माने जाते थे बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। प्रॉब्लम क्या है मुंबई की पुलिस में, क्योंकि राजनीति, और यही तो है वही बात जो हमने कही, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जितना आता है। आप पुलिस कमिश्नर की पोस्ट बहुत पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो ये हुई है मुंबई में। और मेरे फिर से नाना का मैं याद दिलाता हूं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के अफसर थे, वो हमेशा कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस इज अ, आप जब अपने पोस्ट पे टॉप पे आते हैं एक तरह से आप कमिश्नर बनते हैं। अब क्या हुआ, इतनी लड़ाई होती है दो अफसर के बीच में, एक ही बैच के होते हैं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उनको हटाकर किसी और अफसर को लास्ट मिनट लाया गया, उनको फिर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भेजा गया, राकेश मारिया जब कमिश्नर थे।
और उस पर भी उन्होंने बात की है, देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो समझती है पुलिस अफसर जो है वो हमारा आदमी है, वो नागरिक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से जुड़ा नहीं है, वो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही राकेश मारिया पर कहीं ना कहीं सवाल उठ गए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने किताब लिखी इस पर, कांग्रेस क्योंकि सफाई देनी चाहिए किसी व्यक्ति ने। जब उन्होंने अजमल कसाब वाला ही कहा कि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदू आतंकवादी के तौर पे हम लोग फर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, तो कांग्रेस कह रही 12 साल तक चुप क्यों रहे? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि राकेश मारिया से मैंने बात की इस पर, उन्होंने कहा आप चार्जशीट देखिए, और हमारे जो मुंबई के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है साहिल जोशी जो एडिटर है, उन्होंने भी कहा कि चार्जशीट में यह बात लिखी गई है कि अजमल कसाब की एक साजिश या पाकिस्तान की एक साजिश थी कि हम दिखाएं कि ये हिंदू टेरर है, और तब हिंदू टेरर की बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये पहली बार नहीं कहा गया है। प्रॉब्लम क्या है कि हम वो चार्जशीट पढ़ते और कांग्रेस विरोध करना चाहती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेता नगरी के तीसरे सेगमेंट की तरफ, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जनता के सवाल। पहला सवाल जयराम आर प्रभु का है, हम दोनों से है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट? स्टे ऑब्जेक्टिव एंड स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एक न्यूज के लिए जो पैशन है, एक जुनून होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। आप खबर के साथ जुड़ जाए, और खबर व्यक्ति के साथ नहीं, खबर के साथ। ठीक बात। खबर को आप प्रामाणिकता से लोगों के सामने रखें, व्यक्ति को नहीं, फिर आप लोग आएंगे जाएंगे, व्यक्ति रहे। बिल्कुल, व्यक्ति से डोंट बी क्लोज टू पावर। मैंने जब स्पीच दी थी, आप किसी सत्ता के नजदीक मत आइए, आप सत्ता को सच्चाई दिखाइए, ये पत्रकार का दायित्व है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बाद राजदीप सरदेसाई की ये स्पीच, नहीं, मैं इसके साथ मैं भूल गया, आपको पहले कांग्रेचुलेशन दूं, बधाई। बेस्ट एंकर डिजिटल, बेस्ट डिजिटल साइट लल्लन टॉप 2 अवार्ड लेकर आए, और उनका इतना बड़ा स्पीच था कि मैं इस छोटे से गांव से आया हूं और यहां तक पहुंच गया हूं भाई। तो why can't I talk about my humble background? It takes a lot, Rajdeep Sardesai. जब मैं आपकी It takes a lot to come from Bharat to be the part of India and keep representing Bharat. और देखिए, जब आपको अवार्ड मिला वहां, ये सबको बता दें, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स हुए, 48 अवार्ड्स इंडिया टुडे को मिले। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल, बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल आज तक, बेस्ट वेबसाइट लल्लन टॉप, और मुझे लाइफ टाइम मिला, वो तो बात छोड़ दीजिए, उसके बाद साथ भी 2-3 और मिले अवार्ड्स, बेस्ट टॉक शो वगैरह। लेकिन जब सौरभ ने अपनी स्पीच दी, विक्ट्री या थैंक यू स्पीच दी, उसमें उन्होंने इस तरह से भाषण किया, मुझे नरेंद्र मोदी जी की याद आई। मैं वडनगर से आया हूँ, आप कहाँ? उड़ई से आए, बुंदेलखंड से। आप बड़े, और पूरा ऑडियंस बिल्कुल इन्होंने छा गए, बिल्कुल। थैंक यू चीफ, ग्रेट स्टोरी। सौरभ, आपकी स्टोरी, धोनी की स्टोरी, मोदी जी की स्टोरी, दीज आर द स्टोरीज ऑफ न्यू इंडिया। मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये उन लाखों करोड़ों लोगों की है, लड़के लड़कियों की, बहुत छोटे लेवल के स्ट्रगल बिल्कुल तक आते हैं। आपके पहले मेरे दोस्त रवीश कुमार हुआ करते थे एनडीटीवी में, उनकी भी स्टोरी इसी तरह, मुझे अच्छा लगता है। छोटे शहरों से जब लोग आते हैं और बड़े रवीश दादा की भी मोतिहारी से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल अरशद अली का है। वरुण गांधी का करियर किस तरफ जा रहा है? करियर क्या कहें, अब देखिए, वरुण गांधी एक जमाने में समझे जाते थे बीजेपी युवा मोर्चा के एक तरह से लीडर या जनरल सेक्रेटरी कुछ बने थे, बहुत ही कम आयु में जनरल सेक्रेटरी, जब राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे। जैसे ही अमित शाह अध्यक्ष बने, वरुण गांधी को किनारे किया गया, क्योंकि एक वरुण गांधी अपने आप को बहुत एग्रेसिवली प्रोजेक्ट भी तो कर रहे थे सीएम के तौर पे। हाँ, और उनकी एक छवि बन गई कि बड़े एरोगेंट है, खुद के बारे में सोचते हैं, पार्टी के बारे में नहीं। मुझे लगता है कि जब तक अमित शाह है, वरुण गांधी का पॉलिटिकल करियर वहीं का वही रहेगा। उन्होंने खत्म ही है, अब तो साइडलाइन है। उन्होंने एक अच्छी किताब बीच में लिखी, लेकिन रूरल इकोनॉमी पर वो कहीं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। He comes across as आई हैव टॉक्ड टू लॉट ऑफ पीपल, अ वेरी इंटेलिजेंट है बट एरोगेंट पॉलिटिशियन। अब वहाँ वो आप देखिए, आजकल पॉलिटिक्स इसी तरह से। नहीं, मैंने उनके पीलीभीत में जाके किया है। वो एक जो प्रिविलेज क्लास से आता है ना, दैट पॉलिटिकल फ्यूडल स्ट्रक्चर से, हमने आप लोगों का हमेशा ख्याल रखा, मतलब डिनेस्टी पॉलिटिक्स। यस,
नीलेश गौतम का सवाल है, सवाल नंबर 3, क्या कन्हैया कुमार सीपीआई में रह के कुछ बड़ा कर सकते हैं या उन्हें अपनी पार्टी बदल लेनी चाहिए? बताइए मिस्टर सरदेसाई। ये क्या है आपका देखिए, suggestion? अगला बड़ा चुनाव होने वाला है बिहार, और सवाल ये उठेगा कि कन्हैया कुमार का रोल क्या होगा। संजय नय्यन ने पूछा भी है कि क्या कन्हैया आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं? ये बहुत चर्चा दूर हो की रही है, कौड़ी है। रूमर चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी से जुट जाएंगे, यात्रा करवाएंगे, कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया प्रशांत जाएगा। किशोर की वो पॉलिटिकल स्टाइल नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल को अपना पॉलिटिकल बॉस मान ले। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब तुरंत कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ, कन्हैया कुमार एक नए चेहरे की तरह बिहार के राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल है इस समय बिहार की राजनीति में तुरंत इस तरह से जी इम्पैक्ट जी, करना बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुश्किल। अभय तिवारी का आखिरी सवाल है, बिहार से अब काफी सवाल आने लगे हैं इनफैक्ट कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश सरकार के बारे में है, कौन नैरेटिव सेट करेगा, क्या करेगा, इस पर है। देखिए, बिहार में काफी दिलचस्प बदलाव भी हो रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात हुई है, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है नीतीश कुमार ने, एनपीआर को बोला है 2010 के हिसाब से। नीतीश कुमार बड़ी अच्छी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं एनआरसी एनपीआर नहीं लाऊंगा, मैं सीए लाऊंगा, सीए में उन प्रश्नों को नहीं रखूंगा जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी एक जमीन तैयार कर रही है। नीतीश के साथ चुनाव में तो जाएंगे, लेकिन अगर हमें सीटें मिली तो हम खुद मुख्यमंत्री पद चाहेंगे, फिर वो सुशील मोदी हो या जो भी हो, कोई भी लेके आए वो नया नहीं। वो चाहेंगे कि अब बहुत हो गया नीतीश कुमार के साथ 15 साल, अब कोई हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। और दूसरी चीज, उनकी कार्डर बेस्ड पार्टी है, नीतीश की तरह नहीं है ना कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सब हाँ, कुछ तो खेला है। नीतीश के लिए, लेकिन अब जेडीयू में कोई नंबर 2 नजर नहीं आता, कोई ऐसा करिश्माई चेहरा नजर नहीं लेकिन आता। फिर भी नीतीश की एक फिलहाल पहचान के लिए है। तो उन्होंने कहलवा लिया नहीं, हमेशा। पहचान तो है, क्योंकि बिल्कुल। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी डर गई है कि हम अपने सहयोगी महाराष्ट्र और झारखंड कि हम पूरी तरह से किनारे नहीं कर सकते। मुझे लगता है बीजेपी में बदलाव आ रहा है। बाबूलाल मरांडी को उन्होंने झारखंड में अपना अध्यक्ष, गुड मूव, इज अ गुड पॉलिटिशियन। नहीं, और आदिवासी है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ईमानदार माने जाते हैं, पुराने। उनको कई सालों पहले धोखा दिया गया, अर्जुन मुंडा को आगे किया गया, अब वो वापस आ रहे। मुझे लगता है एक तरह से बीजेपी जान गई है झारखंड और महाराष्ट्र के बाद कि हमें कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है वो गलती नहीं नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। राजदीप वो गलती नहीं कर सकती जो इंदिरा गांधी ने 71 के बाद की थी। सारे रीजनल छत्रप को खत्म कर दिया था, कोई सुप्रीम लीडर के लिए चैलेंजर ना बने, क्योंकि सुप्रीम लीडर के बाद फिर आपके पास कोई है ही नहीं। लेकिन वो बहुत जरूरी है, लेकिन जिसको बोलते लेकिन हमने देखा है कई राज्यों में बीजेपी इसी वजह से कमजोर पड़ गई है, कई में मजबूत भी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ बीजेपी फाउंड अ लीडर इन देवेंद्र फडणवीस जी। भले ही अभी उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, बट सो विन विन है। चलिए, नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट, हफ्ते में जो हम फुर्सत की सलाह देते हैं आखिरी में, वो फुर्सत की सलाह क्या है? राजदीप जी, आपकी सलाह? मैं जा रहा हूँ मुंबई क्रिकेट खेलने। मेरे स्कूल पुराने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो है, उनका क्रिकेट मैच है, तो उन्होंने इस बार मुझ पर बहुत बॉल। यार मैं बैट करता हूँ, अब तो बल्ला चलता है लेकिन बॉडी नहीं चलती। प्रॉब्लम यही है। लेफ्ट हैंडेड? अरे राइट हैंडर हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ खेलने। मिडिल ऑर्डर, वन डाउन? नहीं, मुझे फास्ट बॉलिंग खेलना अच्छा लगता था, ओपनर। तो मैं ओपनिंग वन डाउन जाता था, लेकिन स्कूल ने कहा 1-2 ओवर के लिए आप आ जाइए, एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, तो मैं गेस्ट अपीयरेंस है? मैं गेस्ट अपीयरेंस करूंगा, स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस, जो भी कहे। खाना कहाँ निपटा रहे हैं इस बार? खाना तृष्णा करके जगह है, वहाँ क्रैब्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्रैब को आप हिंदी में क्या कहते हैं? खेकड़ा। जो खेकड़ा आप हिंदी में कहते हैं या? नहीं, खाने जा रहे हैं क्रैब्स। हाँ, वो केकड़ा ही तो होता है। केकड़ा होता है, हाँ, हम ऐसे जो चलता है बड़ा सा। बिल्कुल। तो वहां एक क्रैब मिलता है तृष्णा में, एक जमाने में 300 रुपए में आता था, अब 2000 का हो गया। हरी बोल। अब यही तो प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसको बड़े अच्छी तरह से गार्लिक सॉस में मैं खाऊंगा। एक मैंने सैटरडे आफ्टरनून का प्रोग्राम भी बना दिया है, और एक दोस्त जो है, एक्साइटमेंट राजदीप। देखिए, जब भी मैं बम्बई जाता हूँ मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ। वहाँ की हवा जैसी फीलिंग आती है। अरे यार, दोस्तों को मिलना है, दिल्ली की हवा। अब देखिए दिल्ली क्या हो गया है। मुझे ये इस हफ्ते जो दंगे हुए हैं उसके बाद मेरा बिल्कुल आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। मैं 2 काम करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू माई पेरेंट्स, आई एम गोना बी विद माई पेरेंट्स एंड माई डॉग्स। और आंवला खूब फरा है। अच्छा, आंवला समझते हैं? हाँ। और मेरे आलू बुखारे के पौधों में फूल आ गए हैं। मुझे कहाँ? आपके घर में? जी,
पंचकुला के पास हमारा एक फार्म हाउस है जहाँ माता पिता रहते हैं, उनका फार्म देखो हाउस, फार्म हाउस है, उनका फार्म हाउस है। और ये देखिए क्या होता बात है, करता है, मैं छोटे देखिए, गांव से आता हूँ, लेकिन इसको- मेरा इसको फार्म अभी हाउस मैं है। बताता हूँ। हाँ। जैसे जो अभिजात लोग होते हैं, द मोमेंट दे थिंक फार्म हाउस, उनको अच्छा ऐसे ऊंची ऊंची दीवारें, मैनिक्योर्ड से बगीचे, थोड़ा सा अनकेप्ट सा लॉन, लॉट्स ऑफ नौकर चाकर। हम लोग लिए सर फार्म हाउस का मतलब होता है कि खेत में ही एक कमरे 2 कमरे का मकान बना लिया। चलिए सौरभ भाई, चलिए ठीक है, हम भी एक दिन फार्म हाउस खरीदेंगे इसी तरह से। मेरे माता पिता का है राजदीप जी, मैं चलिए, सिर्फ very उनको good। प्रणाम अर्पित करने नहीं, जा इसी रहा तरह हूं। से मेरे माता पिता ने गोवा में घर खरीदा था, वो उन्हीं का है। तो बस ये चलता रहेगा, ये जिंदगी ऐसी चलती है। जिंदगी चलती रहेगी। और इस वीकेंड पे मैं ऑस्कर वाली कुछ फिल्में भी देखने का प्लान कर रहा हूँ। ये समय कैसे मिलता है आपको ये सब? और मुझे थप्पड़ देखनी है, अनुभव सिन्हा की बड़ी कमाल की हाँ, फिल्म आई लोग है कह रहे हैं, थप्पड़। हाँ, बिल्कुल। It's a damn good film, I must very watch it. important नहीं, film. मैं नहीं Every देख- male should watch it because तापसी तापसी पन्नू is just not तापसी okay to पन्नू। slap anyone. मुझे अच्छी है, आई लाइक हर, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। मेरी दोस्त है। अच्छा, अरे बाप रे, देखो एक्ट्रेस इनकी दोस्त है। नहीं तापसी ही है, मैं 2-3 के लिए ही कह सकता हूँ जी। अच्छा, मेरे कोई फ्रेंड। और जब आपकी कोई दोस्त आती है तो वो पैसा, जैसे बाकी लोग बोलते हैं ना एक्ट्रेस है, ग्लैमरस है या क्यूट है, तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि आप चलिए तो ये जो आपके चेहरे पर शोखी और शरारत आई है, ये जीनत अमान के लिए बचा के रखी है मिस्टर सरदेसाई। आज के नेता नगरी में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का और अपनी अंतस चेतना का खूब ख्याल रखिए। और किसी पड़ोसी पर हमला हो तो वो आप पर भी हमला है, क्योंकि बरसों का साथ है, इसलिए मजबूती के साथ खड़े रहिए। भीड़ बहुत डरपोक होती है, आप में बहुत साहस है, उस साहस को जिलाए रखिए। शुक्रिया राजदीप। थैंक यू। गांधी की याद रखना, रघुपति राघव राजा, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। थैंक यू।